चिराग पासवान पर भी एक बार बात कर लेते हैं। 19 विधायकों को एकजुट रखकर उन्होंने अपने लीडरशिप की क्षमता तो साबित कर दी है। राज्यसभा सीट छोड़ने का उनका जो फैसला रणनीतिक माना जा रहा है, जिससे उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं का भरोसा जीता और अब वो विधान परिषद या मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। उनकी ये चाल उन्हें किंग मेकर की भूमिका में भी ला सकती है। सवाल यह है कि क्या चिराग भविष्य में एनडीए की राजनीति में निर्णायक शक्ति बन सकते हैं या विधान परिषद में किस तरह से वो अहम रोल प्ले करेंगे? जी मैत्रेयी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए मैत्रेयी जी, मुख्य बात यह है कि मेरी अपनी ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगी तो बड़े पदों पर अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को वो आगे बढ़ाते हैं। दूसरी पार्टी से आए लोगों को तत्काल कोई बड़ा पद दे दें, उनका इतिहास देखेंगे तो ऐसा आपको कॉमनली जनरली नहीं मिलेगा। इसका बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री बने, उन्हें शपथ दिलाया तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, और प्रणब दास से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। बल्कि कांग्रेस की आंखों में भी किरकिरी होती थी कि उन्होंने अपना राष्ट्रपति प्रणब दा को बनाया, और माना जाता है कि किसी और पार्टी का अगर राष्ट्रपति होता है तो दूसरी पार्टी से बनने वाले प्रधानमंत्री के रास्ते में जहां तक संभव होता है अपने पार्टी के हितों के अनुकूल रोड़े अटकाता है, उनका कम से कम स्मूथ गोइंग नहीं रहने देता है। लेकिन प्रणब दा के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे रिश्ते हो गए। इसके बाद आपको ध्यान होगा जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की बारी आई तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि प्रणब दा को एक सेकंड इनिंग मिलेगी, और जो रिश्ते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और जिस प्रकार प्रणब दा ने कांग्रेस के तमाम विरोध को छोड़ते हुए वो नागपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रम में आरएसएस के मुख्यालय गए, वहां संबोधन किया उन्होंने, इन चीजों से इन अटकलों को और बल मिला था और मीडिया ने तमाम अटकलें लगाई थी। लेकिन आपने देखा कि रामनाथ कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति, प्रणब दा को कोई दूसरा टर्म नहीं दिया गया। उन्हें विदाई बहुत भावपूर्ण ढंग से दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी सरकार ने, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति का दूसरा टर्म नहीं दिया गया। मैंने इस संबंध में तत्कालीन जो भाजपा के अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री, उनसे मैंने पूछा एक बार कि कभी क्या आप लोगों की सोच में, आप लोगों की गणना में प्रणब दा की भी बात थी? जो कि नेशनल मीडिया में उस समय बड़े पैमाने पे एक कयास लगाए जा रहे थे कि जो मुख्य लोग इसके लिए विचार कोटि में है उसमें पहला नाम प्रणब दा का है। उन्होंने कहा नहीं, हमको पहली बार पूरी पार्टी के इतिहास में, देश के लोकतंत्र में अवसर मिला है, पूरी बहुमत की हमारी सरकार है, और हम अपने किसी व्यक्ति को, अपने विचारधारा के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन करने पे की स्थिति में है अपने बल पर, अपनी बदौलत, तो हम दूसरी पार्टी के या दूसरी विचारधारा के व्यक्ति को ये पद क्यों देंगे? सेम वही फार्मूला, उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो कयास मीडिया में तमाम लगाए जा रहे थे उनमें कहीं कोई दम नहीं था। उन्होंने कहा भी कभी हमारे विचार में भी नहीं था प्रणब दा का नाम सेकंड टर्म के लिए। ठीक उसी प्रकार आप ये याद रखिएगा, बिहार में चाहे कोई दूसरी पार्टी से तत्काल आ जाए, किसी का विलय हो जाए, पहले से कोई रहा हो, बिहार में पहली बार शायद बिहार की राजनीति में देश की आजादी के बाद भाजपा को यह अवसर मिला है कि वो अपने किसी विचारधारा के, अपने किसी कोर विचारधारा के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए बिहार का। इस अवसर को वो अपने हाथ से कतई नहीं जाने देंगे। और आप ये देख लीजिएगा कि भाजपा का ही कोई कोर विचारधारा वाला व्यक्ति, जिसके बारे में मीडिया को कोई कहीं से भी कोई कहीं दूर दूर तक कोई अंदेशा भी नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। जहां तक विधान परिषद की बात आपने कहा, या जहां तक आपने पासवान जी के बेटे की बात कही, चिराग की, देखिए चिराग पासवान के प्रति प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का निस्संदेह बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और उनको एक बड़े नेता के तौर पर, भविष्य के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ग्रूम कर रही है। और मैं तो ये देखता हूं कि आने वाले भविष्य में शायद उनकी पार्टी का कभी विलय आने वाले कुछ समय में, जब उचित समझेंगे दोनों पार्टियां, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और वो तब होगा जब चिराग अपने व्यक्तित्व को और अपने नेतृत्व की क्षमता को इतना विकसित करेंगे
कि जैसा हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभी कह रहे थे पैनल में, कि उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन अभी इस बार दूर दूर तक कहीं संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में सालों से रह रहे किसी नेता को छोड़ करके किसी और को मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी देगी। जहां तक विधान परिषद की बात है, जो पार्टी और जो गठबंधन राज्यसभा के इतने टिकलिश चुनाव में, इतने कठिन परीक्षा में अपने सभी कैंडिडेट्स को जिताकर आसानी से ले गई। लास्ट में आपने देखा ओवैसी जी का भी कैसा रुख था, लेकिन उसके बावजूद हाथ बिल्कुल खाली के खाली रह गए। आरजेडी के तेजस्वी के नेतृत्व का ये पहला बड़ा लिटमस टेस्ट था इस सरकार के गठन के बाद। उसमें उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो अपने सहयोगियों को साथ रख कर कोई एक मिसाल कायम कर पाते, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसे में विधान परिषद का चुनाव किसको नेतृत्व दिया जाएगा, किस पार्टी को क्या दिया जाएगा, ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है और ये हमें नहीं लगता है कि कोई कठिन डगर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए। जी मैत्रेयी जी।